डी ब्लॉक एलिमेंट जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. अब इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल. डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल. अगर आपको ध्यान हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ट्रांजिशन हम तब कराते हैं जब D1 से क्या होता है D9 कॉन्फिगरेशन. डी ट्रांजिशन हम किसको बोलते हैं कि अगर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है अपने पास, तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, T2G और EG लेवल बनते हैं. ये किसमें स्प्लिटिंग है? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में. ठीक, मतलब क्या होता है, जो 5 ऑर्बिटल होते हैं सेम एनर्जी के, दे आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स. डीजनरेट ऑर्बिटल्स जब लिगेंड अप्रोच करता है तो उसमें रिपल्शन की वजह से 2 लेवल बनेंगे T2G और EG, और उनमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जा सकता है. एनर्जी हाई किसकी है? EG की. एनर्जी EG इज हैविंग मोर देन एनर्जी T2G. तो होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन, जो तभी पॉसिबल होगा जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा हो. अगर सारा भरा हुआ है ये, मान लो यहाँ 6 और यहाँ 4, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. तो ये अगर पूरा भरा हुआ है तो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. अब ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं जिंक के बारे में बात करूं तो जिंक या तो मेटल की फॉर्म में ऐसे मिलेगा या फिर Zn+2 की फॉर्म में मिलेगा. इसमें भी D10 है जबकि इसमें भी D10 है. तो इसलिए इनमें डी ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है. तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन मेटल्स. सिमिलरली मैं अगर कैडमियम के बारे में बात करूं तो इनका भी कॉन्फ़िगरेशन, या मरकरी और Hg+2 के बारे में बात करूं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन भी D10 होने की वजह से डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कॉपर का एक कॉपर प्लस आयन बनता है, इसमें तो D10 होता है, तो कॉपर को भी हमें ट्रांजिशन मेटल में शामिल नहीं करना चाहिए. लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कॉपर का जो एक आयन है, कॉपर+2 भी पॉसिबल है, जो कि D9 रखता है, तो यहां तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो अगर मेटल या उसका आयन D10 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो उस केस में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, उसको ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाएगा. लेकिन किसी मेटल का एक भी आयन, जैसे मान लो मैं सिल्वर के बारे में बात करूं तो Ag+2 या गोल्ड+3 ले लूं तो Ag+2 4D9, और यहां मैं देखूं तो 5D8 हो जाएगा. ये तो D9 और D8 होने की वजह से इनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को हम ट्रांजिशन मेटल मानते हैं क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है. बात समझ गए? किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी को. क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि इनके रॉ फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में, दोनों में ही D10 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है. डी चूंकि पूरा भरा हुआ है, सो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल फर्दर. तो इसलिए हमने इन तीनों एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया और डी ट्रांजिशन इनमें नहीं करवाया. सबसे पहले तो हम देख रहे हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है. जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका है NS 0, 1 और 2 और N-1 D 1 to 10. D सब शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? D में हम भर सकते हैं 10, 1 से लेकर 10 तक. अच्छा, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है N-1 शेल में. तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये किससे डिसाइड करते हैं? जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. Since last electron is entering into D subshell, it is called as D block element. N-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल, जबकि N वाले को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई तो सबसे पहले कहां से निकालेंगे?
जैसे सपोज करो मैं आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 4s2 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। अगर मान लो मुझे Fe+2 बनाना हो तो हम 3d से नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे? 4s, बिकॉज इट इज आउटर मोस्ट। तो हम यहां बनाएंगे इसको 4h0 3d6। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 3d6 को अगर मैं भरूं 1 2 3 4 5 और ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी हुंस रूल से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 4। ठीक, तो इस तरीके से हमें जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, देखो जब भी भरना होगा तब तो अबाव रूल से भरेंगे। अबाव रूल क्या बोलता है कि एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, यानी 1s फिर 2s फिर 2p। ठीक है, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले कहां से निकालेंगे? आउटर, क्योंकि रेडियस के हिसाब से कैसे पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के पास में 3d यहाँ पे 4d दूर 4s दूर, तो निकालने की बारी आएगी तो सबसे आसान तोड़ना किसको होगा? 4s को। हमने लिखा है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns 0 से 2 आता है और n-1 d 1 से 10 आता है। ठीक, वैसे मोस्टली अगर आप बुक में देखेंगे तो 1 से 2 ही लिखते हैं, मैं 0 से 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम 3d सीरीज की बात करें तो वहां पे 2 एक्सेप्शन आते हैं, क्रोमियम और सिल्वर। ठीक है, ये होना चाहिए था 3d4 4s2 होना चाहिए था अबाव रूल से, लेकिन ये क्या होता है 3d5 4s1। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज d5 इज हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर, और हाफ फिल्ड होगा तो दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल। तो ये d4 से कहां कन्वर्ट हो गया? d5। क्यों कन्वर्ट हुआ है? टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं, ये एक्सेप्शन है 2 क्रोमियम और कॉपर। कॉपर होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन ऐसा नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3d10 4s1 में। तो d10 चूंकि पूरा भरा हुआ है, फुली फिल्ड, तो पूरा भरा होने के कारण ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो जब हम पहली ट्रांजिशन सीरीज में भरते हैं, ठीक है, तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में 2 एक्सेप्शन आते हैं, क्रोमियम और कॉपर। यानी कि मोस्टली ये किस स्टेट में होते हैं? या तो ns2 होते हैं या ns1 होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं निकल फैमिली की, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो ये होता है 3d8 4s2। पैलेडियम पाया जाता है 4d10 5s0, और प्लेटिनम पाया जाता है 5d9 6s1। इसका मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन में रेयरली कहीं कहीं 0 भी है, तो अपन ने इसको लिख दिया 0 से 12। और अधिकतर कौन से हैं? ns2 वाले, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन में ns1 भी है। जैसे 2 एग्जांपल कौन से? क्रोमियम और कॉपर। चलिए अब इसमें जो है ना आगे डी ब्लॉक को हम डिवाइड करते हैं 4 सीरीज में, 3d 4d 5d और 6d। ठीक, जो 3d होता है वो कहां से कहां तक होता है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक, लैंथेनम से लेकर मरकरी तक, और एक्टिनम से लेकर, ये यहां एक्चुअली इनकम्प्लीट होता है ये वाली सीरीज, और कहां तक जाती है ये? अप टू z इज इक्वल टू 104। ठीक, तो डी ब्लॉक को हमने 4 सीरीज में कैटेगराइज किया है, 3d 4d 5d और 6d। 3d में भरेंगे तो 3d सीरीज, 4d में भरेंगे 4d सीरीज। ठीक है, और एलिमेंट कहां से कहां तक? ये कॉन्फ़िगरेशन होता है d1 और लास्ट वाले का होता है d10। तो d10 हो जाने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अगर अपन इनके लिए देखें तो z वर्सेस
आर में अगर कर्व देखें तो कर्व आता है इसका इस तरीके से, ये मैं कर्व बना रहा हूं 3D के लिए। यानी क्या हो रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम इस तरीके से नीचे आए, यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसके बाद कॉपर और सबसे ये जिंक यहाँ पे 3D सीरीज में। अब देखिए ये इरेगुलरिटी है। होना क्या चाहिए था कि जब हम सीरीज में इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, तो जेड बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और रेडियस कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडियस डिक्रीजेस, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड इन द लास्ट ऑफ सीरीज इट इंक्रीजेस। ठीक है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक 3D से 4D जब हम जा रहे हैं, सॉरी 3D सीरीज में, इन ट्रांजिशन सीरीज atomic radius decreases slowly when we move from left to right. In the last of series, then it becomes constant. Then it becomes constant and increases at the end. मैं क्या चीज लिख रहा हूं कि एटॉमिक रेडियस पहले स्लोली डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई और इन द लास्ट ऑफ सीरीज इट इंक्रीजेस। तो ये इरेगुलरिटी क्यों है ये हम समझ रहे हैं कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। यानी ऐसा होता है कि अगर मैं एटम बना दूं और यहाँ न्यूक्लियस है तो 4s तो यहाँ बाहर होगा और 3d यहाँ अंदर होगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं n-1d। जब हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या चीज होगी, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। अब ये फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और रेडियस में कमी आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसको धक्का देगा और रेडियस बढ़ती जाएगी। यानी होगा ये कि ns में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन है इट एंटर्स इनटू n-1d शेप से, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ये इलेक्ट्रॉन इसे सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन देने लग जाएगा। यानी क्या होगा कि रेडियस, चूंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इधर, रेडियस में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन इसके रिपल्शन की वजह से रेडियस जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतनी डिक्रीज नहीं हो पाई। ये काउंटर पार्ट में काम कर रहा है ना ये फैक्टर रिपल्शन, ये अट्रैक्शन। तो प्रोटॉन के बढ़ने से रेडियस में कमी आनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन इसके रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि रेडियस इतनी ना होकर थोड़ी सी कम हुई है। तो डिक्रीमेंट इज स्लो व्हेन वी आर लेफ्ट टू राइट। अब ऐसा होता है कि जब हम बीच में पहुंच जाते हैं यहां पर आयरन, कोबाल्ट और निकल में, तो यहां आते आते क्या होता है कि जितना प्रोटॉन बढ़ रहा है अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, ये इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, और काउंटर बैलेंस करते ही रेडियस बिकम्स कांस्टेंट। और फिर हम बात करें लास्ट में, जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए तो हम ये कहेंगे कि न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d सबशेल। ठीक, उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज स्क्रीनिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दिस रिपल्शन विल डिक्रीज
अट्रैक्शन, ठीक है, सो रेडियस डिक्रीजेस स्लोली, सो रेडियस डिक्रीजेस स्लोली। ये तो हमने बात कर दी कि रेडियस डिक्रीज कर रही है स्लोली, ठीक है, और लास्ट में रेडियस बढ़ गई, ठीक है। तो इन द लास्ट सीरीज, इन द लास्ट पार्ट ऑफ सीरीज, लास्ट पार्ट ऑफ सीरीज की बात कर रहा हूं, यानी कहां बात कर रहा हूं, कॉपर और जिंक। इन द लास्ट पार्ट ऑफ सीरीज व्हेन डी सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड, is completely filled, repulsion is very much, repulsion dominates over attraction, so radius increases, समझ रहे क्या चीज बोल रहे हैं? नया इलेक्ट्रॉन यहां एंटर किया, इसने इसे रिपल्शन दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन संख्या में कम है तब तो अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है ओवर द रिपल्शन, तो रेडियस कम हो रही है। आगे बढ़ते बढ़ते जब D7 D8 हो गया है तो ये जो रिपल्शन है इट विल काउंटर बैलेंस दिस अट्रैक्शन, और लगभग बराबर हो जाने की वजह से रेडियस बिकम्स कांस्टेंट। और जब हम लास्ट में कॉपर और जिंक में चले जाते हैं तो कॉपर में D10 और जिंक में भी D10, बहुत ज्यादा संख्या में D इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो वो रिपल्शन बढ़ा देंगे, तो वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर द अट्रैक्शन, तो रेडियस कम होने की वजह क्या हो जाएगी, तो जिंक की रेडियस बढ़ गई। समझ गए बात हो? अब देखिए स्कैंडियम से जब हम जिंक जाते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस स्लोली, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करके उधर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये ऑर्डर तो हमें नॉर्मल पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो रेडियस डिक्रीजेस, और रेडियस जितनी कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही बढ़ती है, ठीक। तो इसका रीजन हम क्या देंगे, इसका रीजन हम देंगे बिकॉज रेडियस डिक्रीजेस स्लोली, ठीक। और रेडियस स्लोली क्यों डिक्रीज कर रही है, बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 d सबशेल। अब ये बताइए न्यू इलेक्ट्रॉन d सबशेल में आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इट विल इंक्रीज रिपल्शन। तो ये चीज तो इसको किससे रिलेट कर रहा हूं मैं, रेडियस से। रेडियस अभी देखा है ना हमने, रेडियस कम हो रही है स्लोली, उसका कारण क्या लिखा हमने, बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 d सबशेल एंड इट विल पुट सम स्क्रीनिंग ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब रेडियस डिक्रीज कर रही है स्लोली तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी स्लोली, ये रीजन हो गया। अब यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं जिंक को देखूं तो जिंक हैज हाई एटॉमिक वॉल्यूम, हाई रेडियस, ये पता है ना, ये कर्व अपने बनाया था यहां पे ऐसे, तो जिंक की रेडियस तो हाई है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जिंक के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी IE की वैल्यू हाई होती है। हाई क्यों होती है, उसका कारण कि यहां पर हमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मिलता है, 3d10 4s, पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुली फिल्ड। और अगर स्ट्रक्चर फुली फिल्ड होगा तो द स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल। तो सिंस जिंक इज हैविंग fully filled structure, stable structure, so removal of electron is difficult और आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो रेडियस भी हाई होती है, मोलर वॉल्यूम हाई होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है। होना चाहिए था कम, लेकिन होती है ज्यादा। सबसे पहले रेडियस
कॉपर इज हैविंग लेस रेडियस देन जिंक, ये हम देख चुके हैं ग्राफ से। अगर मैं I1 की बात करूं तो कॉपर इज लेस देन जिंक, उल्टा होना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और ये 3d10 4s1, सिंस इट इज फुली फिल्ड तो हमें कहेंगे कि इट इज स्टेबल, और जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा, सो आयनाइजेशन एनर्जी 1। I1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर फॉर जिंक। अब अगर मैं बात करता हूं I2 की, I2 मतलब क्या होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, हम अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो मान लो मैं कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर प्लस कर दूं, मैं जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जिंक प्लस कर दूं। कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं इसका, ये 4s1 3d10 और ये 4s0 3d10। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये स्ट्रक्चर पूरा भरा हुआ है, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल होगा तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो कॉपर प्लस में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो I2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, IE2 4, कॉपर इज मोर देन, ये क्वेश्चन बन गया I के ऊपर। I1 जिंक का ज्यादा, I2 कॉपर का ज्यादा। ऐसे मैं कंपेयर कर रहा हूं Mn वर्सेस क्रोमियम, IE1 किसका ज्यादा है, Mn का। क्यों ज्यादा है, क्योंकि Mn 4s2 3d5 और क्रोमियम 4s1 3d5। अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज मोर स्टेबल। कंपेयर करें तो D5 इज हाफ फिल्ड, S पूरा भरा हुआ है, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो मुश्किल कहां से होगा, MH। अब अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं, Mn प्लस और Cr प्लस का स्ट्रक्चर कंपेयर करूं तो ये बन जाएगा 3d5, ये 3d5 4s1, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल नाउ। तो अगर मैं I2 की बात कर रहा हूं तो I2 जो है ये स्टेबल है, तो एनर्जी यहां ज्यादा खर्च होगी, तो I2 का ऑर्डर रिवर्स हो गया, क्रोमियम मोर देन मैग्नीज, और I1 क्रोमियम लेस देन मैग्नीज। मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं रेडियस वर्सेस Z। थोड़ी देर पहले हमने 3D सीरीज बनाई थी इस तरीके से, ये कर्व था 3D का, ठीक है। अगर रेडियस के बारे में बात करें तो नीचे रेडियस बढ़ती जाती है बिकॉज n इंक्रीजेस। तो अगला कर्व मैं बना रहा हूं ड्रॉ करके, ये कर्व है ऐसा का ऐसा 4D सीरीज का, तो जैसा 3D में हो रहा है वैसा ही 4D में होगा। न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 शेल, रिपल्शन की वजह से रेडियस लास्ट में बढ़ जाएगी। अब 5D का कहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था 5D, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि 5D जो है वो इस तरीके से यहां इसके पैरेलल चलता हुआ लगभग सिमिलर होता है। ये मैंने कौन सा बनाया है, 5। तो हम ये बोलेंगे कि रेडियस ऑफ 4D इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 5। होना क्या चाहिए था कि रेडियस 5D की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम नीचे पहुंच गए ग्रुप में, ठीक है, लेकिन सिमिलर होते हैं रेडियस दोनों की, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं ये समझना, इसलिए बोलते हैं स्कैंडियम से जिंक ये 3D, ठीक है, और यूट्रियम से यहां तक चला गया मैं कैडमियम 4D। अब इसके बाद जब मैं लेंथेनम ले रहा हूं तो लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट है, जैसे मैं यहां पे एक एलिमेंट लिखूं टाइटेनियम
इसका जिरकोनियम, ये हाफ नियम। इससे आगे बढ़ रहा हूं मैं मरकरी। तो होना ही चाहिए था कि नीचे जाने पर रेडियस बढ़नी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ कि इन दोनों एलिमेंट की, मतलब प्रैक्टिकली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड कि टाइटेनियम इज स्मॉलर देन जिरकोनियम, क्योंकि नीचे जा रहा हूं मैं, बट जिरकोनियम इज क्लोज टू हाफ नियम। दिस इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये कम होना चाहिए था, लेकिन मतलब बड़ा होना चाहिए था हाफ नियम, लेकिन बड़ा होने की बजाय बराबर हो गया। होना चाहिए था, अगर मैं कंपेयर करता, होना चाहिए था इतना, लेकिन ये कम हो गया। तो ये जो कमी आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन कमी किसके बाद आई है, लेंथेनम के बाद आई है ना। तो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट में ये इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें जो रीजन होता है वो क्या होता है, देखो रीजन ये होता है कि जैसे मैं जिरकोनियम की बात करूं तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 और हाफ नियम 72। इसमें अगर मैं लास्ट कॉन्फिगरेशन देखूं तो लास्ट कॉन्फिगरेशन इसका होता है 5s2 और 4d2। ठीक, अगर मैं इसमें हाफ नियम में आ जाऊं, ठीक, तो ये होता है 4f14, 5d2 और 6s2। दोनों में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस का कारण है 4f। 4f इज कंप्लीटली फिल्ड इन हाफ नियम, कंप्लीटली फिल्ड। और जो f ऑर्बिटल होते हैं, f ऑर्बिटल आर लार्ज ऑर्बिटल। लार्ज यानी कि इनका साइज बड़ा होता है। साइज बिग होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड। इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले हुए होते हैं एफ ऑर्बिटल। और जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले होंगे, इसको ऐसे समझो कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन पास पास हुए तो इसको कवर कर लेंगे ना अच्छे तरीके से। कवर करने को बोलते हैं शील्डिंग। लेकिन अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन दूर दूर बना दिए, क्या ये इसको कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि सिंस इलेक्ट्रॉन आर डिफ्यूज्ड इट हैज पुअर शील्डिंग। और अगर पुअर शील्डिंग हो गया, अगर कवर नहीं किया, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहां पे इधर इलेक्ट्रॉन को आना है इधर, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां होगा, यहां होगा ना, क्योंकि इनर जो इलेक्ट्रॉन है वो कवर करके न्यूक्लियस को एक लेयर बना देंगे, स्क्रीन बना देंगे, शील्ड बना देंगे। तो अगर ये शील्ड है तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ना दोनों के बीच, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि कवर नहीं हो पा रहा। तो एक शब्द में बोला जाए तो रीजन क्या है लेंथेनाइट का, पुअर शील्डिंग। किसकी पुअर शील्डिंग, एफ की। किसके अराउंड, न्यूक्लियस। तो क्या होगा, इस 6s पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अट्रैक्शन इंक्रीजेस ऑन आउटर मोस्ट कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, 6s। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, रेडियस डिक्रीजेस। और जो रेडियस डिक्रीज कर रही है दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आई है, बोलो। Since F is larger, electrons are diffused, they are not able to cover the nucleus effectively. If nucleus is not covered, outermost electron is more attracted and the radius decreases. इसका एक और कारण देखते हैं हम। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफ नियम में यहाँ 22, 40 और 72 एटॉमिक नंबर। इधर से इधर आऊं तो +18 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इधर से इधर आऊं तो +32 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। तो एकदम से जिरकोनियम से हाफ नियम आते समय न्यूक्लियस में एक साथ 32 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। तो न्यूक्लियस बिकम्स पावरफुल, और न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ाएगा और रेडियस में कमी आ जाएगी।
और रेडियस में कमी आने को हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब जिरकोनियम से हाफ नियम गए तो 4d to 3d न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 32 यूनिट्स। ये दूसरा रीजन है इसका, बाय 32 यूनिट्स। फ्रॉम 4d to 5d न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय +32। और अगर एक शब्द में एक्सप्लेनेशन देनी हो तो हम रीजन क्या बोलेंगे, पुअर शील्डिंग बाय f ऑर्बिटल्स। ठीक, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो 3d 4d और उसके बाद 5d। आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड ये है कि नीचे जाने पे कम होती जाती है। क्यों? रेडियस बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। तो 3d मस्ट बी मोर देन 4d एंड 4d मस्ट बी मोर देन 5d, बट ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन हो गया। और इनमें आपस में कंपेयर करें तो 5d मोर देन 3d मोर देन 4d, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है, इट इज जनरली। सबके लिए नहीं होगा, ये सारे एलिमेंट के लिए नहीं होगा कि सारे ग्रुप में मैं कंपेयर करूं तो यही चलेगा। ये कहाँ चलता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में, तो 3d का, 4d का, 5d का, तो मैक्सिमम क्या होगा, गोल्ड, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। लेकिन एक्सेप्शन इसका है कि जैसे मैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करूं तो वहां प्लेटिनम मोर देन पैलेडियम मोर देन निकल। मैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करूं तो ये ऑर्डर। तो वैसे इन जनरल हम बोल सकते हैं कि 5d इज मोर देन 3d मोर देन 5d। ये जो ज्यादा हो गया है इसी को एक्सेप्शन बोल रहे हैं। और ज्यादा क्यों हो गया है बताओ? ज्यादा हो गया है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन है? पुअर शील्डिंग बाय f ऑर्बिटल्स। समझिए बात हो? तो इसलिए एक्सेप्शन हुआ, पर ये एक्सेप्शन पूरे में नहीं है। कुछ ग्रुप्स में ऐसा है, कुछ ग्रुप्स में ऐसा है कि 3d मोर देन लेस देन 4d, 4d लेस देन